आज का दिन एक पति के लिए, एक परिवार के लिए, वह पूरे देश के लिए राहत भरी सांस लेकर आया है। क्योंकि जिस भारतीय बेटी को आज 16 जुलाई की सुबह फांसी दी जानी थी, फिलहाल के लिए उसे टाल दिया गया है। निमिषा प्रिया, जो कि एक भारतीय नर्स है, जो इंसानियत के काम के लिए यमन गई थी, लेकिन वहां किसी कानूनी भूल के चलते एक दर्दनाक घटना के कारण आज उसे अपनी जिंदगी के खातिर लड़ाई लड़नी पड़ रही है। कभी प्यार में, कभी गुस्से में, कभी किसी लालच में इंसान क्या से क्या कर बैठता है। हर जुर्म की एक अनसुनी कहानी होती है। मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं अनसुनी जुर्म की कहानी। चलिए जानते हैं आज का सच। दोस्तों, आज 16 जुलाई की सुबह यमन के अंदर भारतीय बेटी निमिषा प्रिया को फांसी होने वाली थी। लेकिन ये वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त मैं आज बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि ये निमिषा प्रिया को जो फांसी होने वाली थी, कुछ समय के लिए टाल दी गई है। जैसा दिख रहा है दोस्तों, कल तक यह बिल्कुल भी संभव नहीं था, क्योंकि भारतीय सरकार ने यमन सरकार पे बहुत ही दबाव बनाया था और विदेश मंत्रालय ने भी बहुत कोशिशें की। यहाँ तक कि 14 जुलाई को भारतीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इसको लेकर इस केस पर कार्रवाई की गई थी। लेकिन अचानक इस केस में दो लोगों की एंट्री होती है। पहला है भारतीय सरकार, जिसने अपनी जी जान लगाकर यमन सरकार पे इतना दबाव बनाया, और जो दूसरा है भारतीय सरकार के साथ में मुस्लियार साहब इस केस में बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी हैं। इन्होंने यमन के अंदर हुती संगठनों से बात की और इस फांसी को कुछ समय के लिए टलवाया है। ये जो मुस्लियार साहब हैं, इनके बारे में हम आगे चलकर आपको वीडियो में बताएंगे दोस्तों कि ये कौन है। दोस्तों, अब हम निमिषा प्रिया केस पर डिटेल में बात करेंगे। निमिषा प्रिया एक भारतीय नर्स है, जो कि केरल के पक्कड़ जिले की रहने वाली है। निमिषा प्रिया का बचपन से ही नर्स बनने का सपना था, जो उसने कुछ ही समय में अपने सपने को उसने पूरा कर लिया था। नर्स बनने के बाद निमिषा प्रिया टोनी थॉमस नाम के व्यक्ति से शादी कर लेती है। शादी के बाद इनका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन निमिषा प्रिया जो हमेशा सोचती थी कि वो आगे बढ़े, इसके लिए वो जहाँ भी वैकेंसी निकलती थी नर्स की, चाहे बाहर विदेश में हो या अपने देश में, वो हमेशा फॉर्म भरा करती थी। एक रोज अचानक निमिषा प्रिया को यमन से आमंत्रण मिलता है कि आप यहाँ आकर नर्स का काम कर सकती हो। तो निमिषा प्रिया देखती है कि वो जहाँ केरल में जहाँ काम कर रही थी, वहाँ की तनख्वाह और यमन की तनख्वाह में काफ़ी फर्क था। इस फर्क को देखते हुए उसने डिसीजन लिया कि क्यों ना यमन जाया जाए, क्योंकि वहाँ उसकी तनख्वाह ज़्यादा थी। तो वो ये डिसीजन लेकर अपने पति से ये सब बातें शेयर करती है, जो कि उनका पति टोनी थॉमस था। जब टोनी थॉमस ये सब बातें सुनता है, तो वो निमिषा प्रिया से कहता है कि अभी अभी तो हमारी शादी हुई है, तो क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ यमन चलूं, मैं भी वहाँ कोई काम देख लूँगा और दोनों पति पत्नी साथ रहेंगे, वहीं काम कर लेंगे, खुश रहेंगे। निमिषा प्रिया को यह सब सुनकर काफ़ी अच्छा लगता है और वो अपने पति से कहती है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2008 के अंदर दोनों पति पत्नी यमन के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर निमिषा प्रिया को जाते ही जॉब मिल जाती है और कुछ समय बाद उसका पति भी अपने लिए एक जॉब ढूंढ लेता है। अब दोनों पति पत्नी काफ़ी अच्छे से रह रहे थे, काफ़ी खुश थे। इसी बीच उनके एक बेटा भी हो जाता है।
लेकिन कुछ समय निकलने के बाद यमन के अंदर 2014 के अंदर गृह युद्ध स्टार्ट हो जाता है, जिसके चलते वहाँ के हालात काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। उन हालातों को देखते हुए टोनी थॉमस अपनी बीवी निमिषा प्रिया से कहता है कि यहाँ तो काफ़ी हालात ख़राब हो गए हैं, क्यों ना मैं अपन वापस भारत चलते हैं। तो निमिषा प्रिया कहती है कि आप और अपने बेटे को लेकर भारत लौट जाइए, मैं कुछ समय बाद यहाँ पे रिजाइन देकर और अपना सामान वामान सब पैक करके कुछ समय बाद आ जाऊंगी। तो जो टोनी थॉमस होता है वो 2014 के अंदर भारत लौट आता है। यहीं से एक टर्निंग पॉइंट आता है इस केस के अंदर। निमिषा प्रिया जिस हॉस्पिटल में काम करती थी वहाँ उसका एक दोस्त होता है हन्नान नाम का। एक रोज हन्नान निमिषा प्रिया से कहता है कि निमिषा, तुम यहाँ नर्स का काम करती हो तो तुम्हें यहाँ पे पेमेंट भी इतना ज़्यादा नहीं मिलता है, क्यों ना हम दोनों मिलकर 50-50% पार्टनरशिप के अंदर एक अपना खुद का क्लिनिक खोलते हैं। ये आइडिया निमिषा को अच्छा लगता है। निमिषा भी सोचती है कि अभी तो गृह युद्ध चल रहा है, कुछ समय बाद ये सब ठीक हो जाएगा तो अपना खुद का क्लिनिक होगा, तो अपने पति और बच्चे को वापस बुला लूंगी मैं। तो उसे ये आइडिया अच्छा लगता है, तो निमिषा अपने पति टोनी थॉमस से इसके बारे में बातचीत करती है और ये सारी बातें बताती है। तो आइडिया तो बुरा नहीं था, टोनी थॉमस को भी अच्छा लगा। तो टोनी थॉमस कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें इस आइडिया पे काम करना चाहिए। अब निमिषा प्रिया और टोनी थॉमस इस आइडिया के लिए मान जाते हैं। तो वो आहान से कहते हैं कि क्यों ना हम जल्द से जल्द इस आइडिया पे काम करें। अब इस केस में यहीं से एक दूसरा टर्निंग पॉइंट आता है, यमन का एक कानून। इस कानून के तहत यमन में अगर कोई भी बाहरी व्यक्ति व्यवसाय करता है तो जब तक उस पे मालिकाना हक नहीं हो सकता उसका, जब तक कि वो यमन का नागरिक ना हो। तो इसके लिए हनान जो होता है वो निमिषा से कहता है कि तुम्हें कागजों पे कागजी शादी, यहाँ पे यमन के नागरिक से कागजी शादी कर लेनी चाहिए। ऐसा हनान इसलिए कहता है कि यहाँ पे कोई भी बाहर की लड़की यमन के नागरिक से अगर शादी कर लेती है तो उसे यमन की नागरिकता मिल जाती है। जब हनान मिनीषा से ये सब कहता है तो मिनीषा अपने पति टोनी थॉमस से बात करती है और टोनी थॉमस इस बात को समझता है और वो इस बात को कहता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कागजी शादी करनी है तो वो आप कागजी शादी कर लेते हैं। वो निमिषा का सपोर्ट करता है। टोनी थॉमस अपनी पत्नी निमिषा से कहता है कि जब मैं वहाँ काम किया करता था तो एक मेरा दोस्त था जिसका नाम था तलाल अब्दुल मेहंदी। वह काफ़ी विश्वसनीय है, मैं उससे बात करके देखता हूँ, अगर वो इस कागजी शादी के लिए तैयार हो जाता है तो क्यों ना तुम उसके साथ शादी कर लो और अपना जो काम है उसे आगे बढ़ाओ। टोनी थॉमस तलाल अब्दुल मेहंदी से बात करता है तो तलाल अब्दुल मेहंदी उसके लिए मान जाता है, लेकिन कुछ शर्तें रखता है। वो कहता है कि मुझे भी उस हॉस्पिटल में कुछ पार्टनरशिप चाहिए और पैसे भी चाहिए। तो वो सभी उसकी शर्त को मान लेते हैं और उसकी शर्त को मानकर तलाल अब्दुल मेहंदी व निमिषा प्रिया के अंदर कागजी शादी हो जाती है। कागजी शादी होने के बाद निमिषा प्रिया यमन की नागरिक बन जाती है। ये सब होने के बाद वो तुरंत अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, उधर सारी
तैयारियां कंप्लीट, उनका हॉस्पिटल बनकर तैयार हो जाता है। अब 2016 के अंदर हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा चल रहा था, बढ़िया इनकम हो रही थी। तो इन सभी को देखते हुए जो तलाल अब्दुल मेहंदी है उसके मन में थोड़ा लालच आ जाता है और वो निमिषा प्रिया से कहता है कि मुझे और ज़्यादा पैसे चाहिए। और वो निमिषा प्रिया को हर तरीके से परेशान करने लग जाता है, जैसे उससे वो गलत तरीके से बातें करने लग जाता है, दुनिया को कहने लग जाता है कि ये तो मेरी बीवी है, ये कोई वो जो कोई भारतीय था वो तो चला गया इसे छोड़कर, अब तो ये मेरी पत्नी है। और उससे एक जो पति जो अपनी पत्नी के साथ डिमांड रख सकता है वैसी डिमांड वो उससे रखने लगता है। और पैसों को लेकर भी काफ़ी मतलब तलाल अब्दुल मेहंदी निमिषा प्रिया को परेशान करने लग जाता है। अब इन सब चीज़ों से परेशान होकर निमिषा प्रिया अपने पति से बात करती है और पति से कहती है कि तलाल अब्दुल मेहंदी ये हरकतें कर रहा है और यहाँ के यमन के हालात भी ठीक नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे हालात भी ठीक नहीं है, तो क्यों ना मैं अपने देश वापस लौटना चाहती हूँ। तो टोनी थॉमस कहता है कि हाँ बिल्कुल आ जाओ तुम। अब निमिषा प्रिया अपने देश लौटना चाहती है, लेकिन उसके एक बहुत ही बड़ी दिक्कत आ जाती है। जब तलाल अब्दुल मेहंदी ने ये शादी के लिए तैयार हुआ था तो उसने जो कंडीशन शर्तें रखी थी उसके अंदर शर्तें थी कि मुझे पार्टनरशिप चाहिए और मैं जो निमिषा प्रिया का जो पासपोर्ट है उसे मैं मेरे पास रखूँगा। तो निमिषा प्रिया को अब वो पासपोर्ट चाहिए भारत लौटने के लिए। तो निमिषा प्रिया तलाल अब्दुल मेहंदी से कहती है कि तुम मेरा पासपोर्ट दे दो, मैं ये सब छोड़कर यहाँ से अपने देश लौटना चाहती हूँ। लेकिन तलाल अब्दुल मेहंदी के दिमाग में तो पूरी तरीके से लालच आ गया था, तो वो उसे पासपोर्ट नहीं लौटाता है। पासपोर्ट नहीं लौटाने के कारण निमिषा प्रिया वहाँ उसकी कंप्लेंट कर देती है थाने जाकर, जिसके तहत उसके ऊपर एफआईआर होती है। और कोर्ट में जब उसका केस चलता है तो यमन का कानून इतना कठोर था कि उसने यमन के नागरिक को किसी विदेशी महिला की शिकायत के ऊपर 1 साल की सजा सुना देती है। अब तलाल अब्दुल मेहंदी जेल के अंदर अपनी सजा काट रहा है, लेकिन निमिषा प्रिया को तो अब भी चैन नहीं, क्योंकि निमिषा प्रिया का जो पासपोर्ट था वो तलाल अब्दुल मेहंदी के पास था। अब वो भारत तब तक नहीं लौट सकती जब तक तलाल अब्दुल मेहंदी जेल से छूटकर ना आ जाए। 1 साल की सजा काटते हुए 2017 के अंदर तलाल अब्दुल मेहंदी घर वापस लौटता है। अब वो 1 साल की जब उसने सजा काट रहा था तो उसके मन में पूरी तरीके से एक बदले की भावना आ जाती है। अब वो किसी भी कंडीशन में निमिषा को उसका पासपोर्ट नहीं देना चाहता था। वो चाहता था कि मैं इसे पूरी जितना मैं परेशान कर सकता हूँ और इसके साथ बुरा कर सकता हूँ मैं करूँगा। निमिषा प्रिया इन सब बातों से काफ़ी परेशान हो जाती है। तो एक रोज़ हनान कहता है कि क्यों ना हम उसके पास चलते हैं और उससे विनती करेंगे कि भाई निमिषा को उसका पासपोर्ट वो लौटा दे। तो निमिषा और जो हनान है तलाल अब्दुल मेहंदी के घर जाते हैं। तो घर जाते हैं तो उससे बातचीत करते हैं।
जेल में रहने के दौरान तलाल अब्दुल मेहंदी की थोड़ी तबीयत भी खराब रहने लग गई थी। उसके बाद उसे रेगुलर दवाइयाँ लगती थी, कुछ डोज लगते थे उसके रेगुलर। जब निमिषा और हनान उसके घर थे तो वो उससे रिक्वेस्ट करते हैं, उसे समझाते हैं कि निमिषा को वो उसका पासपोर्ट दे दे ताकि वो अपने देश लौट सके। इसी बीच तलाल अब्दुल मेहंदी को उसके डोज का टाइम हो गया था। तो निमिषा ने उसे, तलाल अब्दुल मेहंदी ने कहा कि मुझे मेरा एक इंजेक्शन लगाना है, वो लगा दो तुम। तो इसी मौके का फायदा उठाकर निमिषा ने तलाल अब्दुल मेहंदी को एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। बेहोशी का इंजेक्शन लगाने की वजह थी कि जब ये बेहोश हो जाएगा तो मैं अपना पासपोर्ट यहाँ से तुरंत लेकर अपने देश वापस लौट जाऊंगी। लेकिन गलती उनसे यही हो गई कि जो बेहोशी का इंजेक्शन उन्होंने जो डोज दिया था वो डोज ओवरडोज हो गया और तलाल अब्दुल मेहंदी की वहीं पे मौत हो गई। अब निमिषा प्रिया ये सब होने के बाद सीधी थाने चली जाती है। वो चाहती तो अपना पासपोर्ट लेकर तुरंत अब इंडिया के लिए निकल जाती हो, अपने देश वापस लौट जाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो थाने जाकर उसने कहा कि मेरे द्वारा इस तरीके का काम हुआ है। पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और जब केस की छानबीन हुई तो केस की छानबीन के दौरान जब जो चीजें सामने आई तो निमिषा प्रिया का जो दोस्त था हनान, वो यमन का ही नागरिक था, वो भी इस केस में दोषी पाया गया। ये जो आइडिया था वो निमिषा प्रिया के दोस्त हनान का ही था कि हम उसके घर जब उससे रिक्वेस्ट करने, जब उससे समझाने के लिए जाएंगे तो वो उसकी तबीयत खराब रहती थी, तो उस समय उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर हम तेरा वहाँ से पासपोर्ट ले आएंगे और तू पासपोर्ट लेकर अपने देश निकल जाना यहाँ से। उसके बाद यहाँ जो कुछ है वो सब मैं बेच के तुम्हें तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। ये सब उनका हनान का ही आइडिया था जो निमिषा ने वहाँ जाकर किया था। इन सब को पता लगने के बाद में निमिषा प्रिया को फांसी की सजा और हन्नान को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। ये यमन के लोअर कोर्ट में 2020 के अंदर ये सजा इन्हें सुनाई जाती है। उसके बाद निमिषा के घर वाले व कई देश में कई एनजीओ, कई संस्था भी निमिषा के साथ जुड़ जाते हैं और इस केस को वो लोग यमन के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट भी इनकी जो सजा होती है उसे यातायात रखते हुए वो कहती है कि जो सजा लोअर कोर्ट ने सुनाई है वो बिल्कुल सही है और इसी सजा को सुप्रीम कोर्ट भी बरकरार रखता है। इसके बाद भी निमिषा के घर वाले और देशवासी इस केस को यमन के राष्ट्रपति तक पहुंचवाते हैं। जैसे अपनी इंडिया में भी अगर सुप्रीम कोर्ट किसी को सजा सुना देता है, उसके बाद अगर किसी अपराधी को माफ करने का अगर किसी के पास अधिकार है तो वो देश का राष्ट्रपति ही होता है। उसी तरीके से यमन के राष्ट्रपति के पास भी ये केस पहुंचता है और यमन का राष्ट्रपति भी इस केस के ऊपर ज्यों का त्यों साइन कर देता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सजा इन्हें दी है, सुनाई है, वो बिल्कुल सही है और इन्हें ये सजा होनी चाहिए। राष्ट्रपति के साइन करने के बावजूद भी एक तरीका और होता है
सजा से बचने का। जो भी गल्फ कंट्रियां हैं, जैसे ये यमन है, जहां भी शरिया कानून लागू है, यहाँ एक व्यवस्था होती है ब्लड मनी की। ब्लड मनी क्या है दोस्तों, इसे मैं आपको समझाता हूँ। ब्लड मनी के तहत जो भी आरोपी होता है वो पीड़ित जो परिवार होता है उसे कुछ, अगर पीड़ित परिवार को कुछ मुआवजा देता है और पीड़ित परिवार उस मुआवजे को लेता है और आरोपी को अगर माफ कर देता है तो आरोपी उस सजा से मुक्त हो सकता है। शायद आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर किसी अपराधी ने कोई अपराध हो गया और पीड़ित परिवार अपराधी से मुआवजा लेकर उसे माफ कर देता है तो अपराधी की सजा माफ की जा सकती है। यहीं पे एक निमिषा प्रिया की भी बचने की एक, जो कहते हैं, आस जगी हुई थी पूरे देश के अंदर। इसी के तहत भारत सरकार ने जितना भारत सरकार से हो सकता था उसने यमन सरकार पे अपना पूरा दबाव बनाया, जो हो सकता था। विदेश मंत्रालय ने अपनी पूरी कोशिश की, पीड़ित परिवार को 8 करोड़ तक रुपए का मुआवजा देने तक की बात हुई। उसे पीड़ित परिवार को दुबई जैसे विदेशी जो भी दूसरे कंट्री के अंदर उन्हें बसाने की बात की गई। लेकिन जो पीड़ित परिवार है दोस्तों, वो मुआवजा लेने के लिए पूरी तरीके से साफ इनकार कर रहा था। उसका कहना था कि हमें तो सिर्फ आरोपी को सजा दिलवानी है और हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए। कल तक यमन की तरफ से कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं था और पूरी तरीके से सभी में निराशा छाई हुई थी कि आज सुबह निमिषा प्रिया को फांसी की सजा हो जाएगी। लेकिन इसी बीच, जब जैसे कि हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि एक जो 2 व्यक्तियों की एंट्री होती है, पहला तो भारत सरकार और दूसरा जो था मुसलियार साहब की जैसे ही इस केस में एंट्री होती है दोस्तों, ये यमन में हुती संगठनों से बात करते हैं और उन्हें समझाते हैं। पीड़ित परिवार से भी बात करते हैं और उन्हें भी समझाते हैं। मुसलियार साहब के समझाने पर बताया जाता है कि उन्हें कहा जाता है कि कुरान या किसी भी धर्म के अंदर सबसे बड़ी इंसानियत जो बताई गई है वो माफ़ी को बताई गई है। तो उसी के तहत उन्हें समझाया गया और समझाने का नतीजा यह निकला दोस्तों कि आज मालूम नहीं कितने समय के लिए, लेकिन निमिषा प्रिया की जो फांसी की सजा थी उसे कुछ समय के लिए या कितने दिन के लिए आगे टाल दी गई है। क्या आपको लगता है इस जुर्म के पीछे सिर्फ गुस्सा था या फिर कुछ और? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। अगर आपको इसी तरीके की अनसुनी व सच्ची घटनाएं पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी हमारी अगली वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं रजनीश, इसी के साथ विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक सच्ची और सनसनीखेज खबर के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए अनसुनी जुर्म की कहानी।